बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, बजट अपनी अप्रूवल के आखिरी मराहिल की तरफ पहुँच चुका है। सैटरडे को यानी कल और परसों इसमें फ़ैसला कुन डिबेट और उसके बाद वोटिंग का सिलसिला होने जा रहा है। बजट मंजूरी से पहले ही आवाम के इस्तेमाल के रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफे की शिकायत मुसलसल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं। इसकी क्या वजह है कि अभी बजट अप्रूव भी नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन अशिया खुर्दनोश और आवाम के इस्तेमाल की जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसकी कीमत में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल APC मुकम्मल हुई, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ जिसमें APC में शरीक तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी। ये सवाल भी बहुत शिद्दत से कल से मौजूद है आवाम के दरमियान कि क्या APC का एजेंडा, APC में होने वाली गुफ्तगू और APC के बाद जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया किस हद तक अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहा था। इस सवाल के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए अपने मौजूद पैनल के साथ। नाजरीन, एक और बात जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये कि गुज़िश्ता तकरीबन 24-30 घंटों के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कीमत क़द्र है उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट का रुझान देखने को आ रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 रुपये की डिवैल्यूएशन हो चुकी है, जबकि इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक जनाब बाकर रज़ा साहब की कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात की ख़बर और डॉलर की कीमत में 4 रुपये इजाफे की ख़बर एक साथ जारी हुई। आज भी बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का रब्ता हुआ है गवर्नर स्टेट बैंक से और उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को हिदायत जारी की है कि उनको रोज़ाना की बुनियाद पर जो इस वक्त माशी सूरत हाल है मुल्क की और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की, उससे आगाह रखा जाए। क्या वजह है कि गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर-ए-आज़म की इतनी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के बावजूद डीवैल्यूएशन का अमल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी है? ये अमल कहाँ पर जाकर रुकेगा? एक आम आदमी की ज़िंदगी पर डीवैल्यूएशन क्या असरात लेकर आता है? इसकी इंटरप्रिटेशन टेक्निकली शायद बहुत मुश्किल और दुश्वार ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो बात बहुत आसान है, वाज़ेह है और सामने नज़र आ रही है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मवासलाती राब्ते पर डॉक्टर नदीमुल हक, माहिर माशियात हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा IMF प्रोग्राम के सरबराह रह चुके हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सर्व किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर और मुनासिब क्वालिफाइड कोई शख्सियत इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे साथ, जो ना सिर्फ ये जानती है कि हुकूमत पाकिस्तान में किस तरह से काम होता है, बल्कि IMF से भी बहुत अच्छी तरह से आप आगाह और वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी चैलेंजेस हैं उस हवाले से जो इक़दामात लेती हुई हुकूमत नज़र आ रही है या जिन इक़दामात की बाज़गश्त हो रही है, उनसे किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? एक तो ये मेरा सवाल, और दूसरा सवाल का हिस्सा ये होगा कि आप क्या सजेस्ट और रिकमेंड करते हैं कि हुकूमत को मईशत को बचाने के लिए, मईशत को बहाल करने के लिए किस किस्म के इक़दामात लेने चाहिए? देखिए जी, एक चीज तो बहुत जरूरी थी, फंड प्रोग्राम कर लिया है, अच्छी बात है, शुरू में कर लेना चाहिए था, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। ठीक है। बट नंबर 2 जो बात है वो ये है कि फंड प्रोग्राम एक इमरजेंसी वार्ड की सूरत हाल रखता है। फंड दुनिया का इमरजेंसी वार्ड है। जब आप इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं तो वहां आपका फर्स्ट एड या इब्तदाई इलाज होता है, उसके बाद आपको बहुत सारा इलाज करना पड़ता है। अगर वो आप पोस्टपोन कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने पिछले 50 साल से ये काम किया है कि हम फंड के पास जाते हैं, थोड़ी सी मलम पट्टी करवाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है। और फंड की मलम पट्टी जो सी है वो हर वक्त जायज नहीं होती। अब जो फंड की मलम पट्टी है वो कह रहे हैं फिस्कल डिफिसिट बहुत जल्दी से काबू करें, एक्सचेंज रेट को गिराएं। बिल्कुल ठीक बात, एक्सचेंज रेट को तो गिरना चाहिए। एक्सचेंज रेट को जो हम रोकते हैं बार बार, हमने 80s में रोका, 90s में रोका, 2000 में रोका, अभी रोका एक्सचेंज रेट को। वो क्यों रोका? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की अनाह की बात बन जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर सेंट्रल बैंक को समझ नहीं आती, कई दफा गवर्नर सेंट्रल बैंक भी नाअहल होते हैं। तो एक्सचेंज रेट को रोकना बहुत बेवकूफी वाली बात है। जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि एक्सचेंज रेट गिर गई है, एक्सचेंज रेट गिरती है सप्लाई डिमांड की वजह से, मार्केट फोर्स की वजह से। इसको पुश नहीं कर सकता कोई। अगर इसको गवर्नर सेंट्रल बैंक, वो बेचारा ठीक कहता है रज़ा बाकर, अगर वो रोकने की कोशिश करेगा तो उसको डॉलर खर्चते हैं। डॉलर हमारे पास है ही नहीं इस वक्त, ठीक है ना। दूसरा, हम शदीद
डॉलर की दाम में बैठे हुए और हम डॉलर इस वक्त खरीदते, गलत बात है। तो फंड का प्रोग्राम लेना जायज था इनका। फंड का प्रोग्राम अब फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कई स्टेप्स हैं, अच्छे नहीं है। फिस्कल डेफिसिट को इतनी जल्दी आप काबू नहीं ला सकते, टैक्स जीडीपी रेशियो को इतनी जल्दी आप काबू नहीं ला सकते। पर एक और मुसीबत है, हमने पिछले 50 साल में हमाकतें जो की हैं, M2 बनाना बहुत जरूरी था, मेट्रोज बनाने बहुत जरूरी थे, सड़कों का जाल बिछाना बहुत जरूरी था, महल बनाने बहुत जरूरी थे। हमने कभी सोचे नहीं गरीब की तरह, हमने सोचा पैसे बोरो करो, खर्ची जाओ खर्ची जाओ खर्ची जाओ। हमने इतने पैसे खर्चे, बेबहा पैसे खर्चे, रेलवे को तबाही की है, सड़कें बनाई हैं। ये जो चीजें इनका खुमियाजा भुगतना है, क्योंकि अब हमें टैक्स तो वापस करनी है। तो हमें काफी वो सबको पता है, उमर चीमा ने रिपोर्ट भी निकाल दी, ये सबको पता है, उनको जाके पकड़ ले। बाकी कौन क्यों तंग कर रहे हैं? बाकी जो चीज है वो ये है कि ट्रांजैक्शन जब खरीदो फरोख्त होती है, इकोनॉमी खरीदो फरोख्त है। इकोनॉमी का मतलब ही खरीदो फरोख्त है, और इकोनॉमी में कुछ नहीं है। सही। जब आप टीवी में काम कर रहे हैं, आप अपना लेबर बेच रहे हैं मालिक को, मालिक हमें प्रोग्राम बेच रहा है, ठीक है, खरीदो फरोख्त का माहौल है। बिल्कुल। खरीदो फरोख्त को अगर आप रोक देंगे, जैसे इन्होंने रोक दिया है, कभी फाइलर नॉन फाइलर, खरीदो फरोख्त का नॉन फाइलर फाइलर से कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। खरीदो फरोख्त को आप होने दें, वो चलने दें, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उससे लोगों को आमदन आती है, उससे सब कुछ होता है। सही। बाकी जो टैक्स का निजाम है उसको ठीक करने के लिए बड़ी छोटी छोटी चीजें चाहिए जी। कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। नंबर एक तो सारे रिटेल स्टोर्स में आप कैश मशीन लगाएं, एफपीआर का हार्डवायर करें, कैमरे लगाएं, आपको पता चल जाएगा कितनी सेल होती है। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके बाद अब उनको तंग ना करें, सेल्फ असेसमेंट भी चलेगी। जब आपको लगे असेसमेंट काम में, आप उनको रेट कर दें। नंबर 3, जो डॉक्टर लॉयरों की बात करते हैं वो भी हमारे सामने बैठे हैं, कोई छोटे बैठे नहीं है। रिटेल वाले छोटे नहीं बैठे, ब्लड स्टोर पे बैठे हैं, लिबर्टी में बैठे हैं, उनको हमें पता है। उनको अगेन कैश मशीन दें, उनके कैमरे लगाएं, पता कर लें, बाकी फिर उनको सेल्फ असेसमेंट में जाने दें। ठीक है ना जी। तीसरी चीज ये है कि जी अगर इनको ये जो इन्होंने एसआरओ दी हुए, इतने सारे एसआरओ दिए, तकरीबन 900 बिलियन के एसआरओ दिए। एसआरओ मीन्स के अमीरों को एग्जाम्पशन दी, आपको मुझे नहीं दी हुई, अमीरों को एग्जाम्पशन दी हुई है। उनकी एग्जाम्पशन वापस लें भाई, उनकी वापस लेंगे, 900 बिलियन आ जाएगा अकाउंट में। ठीक। इसके अलावा जो इन्होंने वो किया हुआ है, जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को दिया हुआ है कि जी आपने 1% देना, वो आपका टैक्स देना आ जाएगा, बस उसके अलावा कोई नहीं आप पूछगिछ करेंगे, वो खत्म कर दें। उसके अलावा एग्रीकल्चर पे जो चीज है, जो आपने एग्जाम्पशन दी हुई है, खत्म कर दें। तो बहुत सारी चीजें, हमारी स्टडी आपके सामने है, कई लोगों की स्टडी है। जो टैक्स चोर है वो तो वाज़ेह है, कोई छुपे नहीं बैठे, कौन से छुपे बैठे, उनको जाके पूछ लें। सही। अच्छा, आपने फरमाया कि रिटेल स्टोर्स के अंदर कैश मशीन्स लगाई जाएं और कैमरास लगाए जाएं, तो ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन का चैलेंज तो आएगा, लेकिन ये तो सिर्फ शायद जो शहरी इलाके और शहरी इलाकों में भी जो निस्बतन आप स्केल मार्केट्स हैं, ये उसका जिक्र है। जो हमारे देही इलाकों की मंडियां हैं जहां पर नकद में या उधार में तिजारत होती है, वहां पर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये वॉच एंड वॉट का सिस्टम? देखिए जी, हमें छोटे लोगों को फिक्र की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो टैक्स होते हैं वो बड़े लोगों के लिए होता है, छोटे लोगों के लिए नहीं होता। जो कोई हट्टी लगा के बैठा छोटा कारोबार करे, उसको कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना जी। आपको बड़े लोगों को पकड़ने की जरूरत है, जो बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको आप काबू कर ले पहले। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़े लोगों के लिए तो अभी आपने खुद फरमाया कि मरात का बंदोबस्त कर दिया जा रहा है, पहले भी किया जाता रहा है और इस दफा भी किया जा रहा है, तो फिर क्या तब्दीली क्या आई फिर इस सारे मामले में? यही तो सबसे खतरनाक उसके साथ मुलव्वस है। आपने दुरुस्त फरमाया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड इतने अरसे से, मेरा ख्याल है अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 15 साल तकरीबन इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं। ECIB का निज़ाम, गलत बात है, हमें लोगों को थोड़ा ट्रस्ट करें। तो के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मलिक साहब। प्रोफेसर साहब, पब्लिक फीडबैक कल से अब तक APC के बाद जो आ रहा है, उसमें कुछ इस तरह की ओपिनियन को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कि एट लार्ज पाकिस्तान के अवाम अमूमी तौर पर तमाम ही सियासी जमातों से नाला हो गए हैं, यानी इन अदर वर्ड्स वो अपने अपने अवामी नुमाइंदों से शाकी हो गए हैं। एक तरफ ये कन्फ्यूजन है
कि पिछली हुकूमतें चोर थीं, जिसके नतीजे में नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत अब तक 1 साल होने वाला है, पिछली हुकूमतों की मुबैना करप्शन के बयानिए से बाहर नहीं निकल सकी। रोज़ाना की बुनियाद पर कमोडिटीज़ की जो कीमतें हैं उसमें तेज़ी का रुझान है। बजट अभी आया नहीं, अनाउंस नहीं हुआ, चीज़ों की कीमतें पहले से बढ़ गई हैं। ये कौन लोग हैं जो पैसे बढ़ा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो कीमतों का तयन कर रहे हैं? अगर हुकूमत नहीं कर रही तो फिर हुकूमत का कंट्रोल कोई नहीं है इसके ऊपर। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या इस बजट के बाद ये मुअज़्ज़ज़ अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में जाकर अपने वोटर्स को सर उठा के फेस करने की पोजीशन में रह जाते हैं? बिल्कुल बड़ा मुश्किल होगा, और अगर अपोजिशन ने अवाम की तर्जमानी नहीं की तो अवाम आगे निकल जाएगी। देखें जो भी बयानियाँ, अगर इस मुल्क में 4 हलकों में तहरीक चल सकती है, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए चल सकती है और चीज़ों, तो इस वक्त तो बड़ा जेन्युइन कॉज है। अयूब खान के दौर में जब आटा और चीनी महंगा हुआ लोग था, सड़कों पे आ गए, तो हबीब जालिब के चंद शेरों ने आग लगा दी थी। 20 रुपये एक मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा। तो आज जो ये सन्नाटा है, ये किसी वक्त जो पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है और इकॉनमी हमारे माफियाज़ की कंट्रोल में है, तो अपोजिशन की कोई मजबूरी होगी लेकिन अवाम की कोई मजबूरी नहीं। जो मैं लोगों की ज़िंदगी में तेज़ी से मुश्किलात बढ़ती हुई देख रहा हूँ, तो वो अपनी पेट की आग की खातिर बाहर निकलेंगे। अब अपोजिशन की अपनी मजबूरी, और वो मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं, और उनके हैं एकदम वो तहरीक चलाने की, ज़ाहिर है उस तैयारी में ये नहीं होगी। इस वक्त तो रीअलाइनमेंट चल रही है ना जी। एक वो रिलेशनशिप में आएंगे, फिर उसके बाद आएगा, तो ये मोमेंटम 3-4 माह तक जाएगा। लेकिन जो सबसे इसमें ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि जब ये बजट पास मंजूर होने के बाद इम्प्लीमेंट होगा और उसका फौरी असर आएगा जी, तो वो असर माशरे में बहुत बेचैनी पैदा कर। और जैसे कि आपने अपने बयानिए में ये कहा कि वो बजट पास होने से पहले हमारे यहाँ ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। एक इदारा कहने को है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे जो हैं हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल की कमेटियां बनी होती हैं डिप्टी कमिश्नर की सतह पे जी, वो इनएक्टिव हैं। वो रमज़ान में तो हमें मुतहरक नज़र आई, लेकिन अभी इस्लामाबाद की हद तक भी देख लें तो वो इनएक्टिव है। तो अवाम इस वक्त पिस रहे हैं हर तरफ से। चीनी जो है वो अभी टैक्स उसके ऊपर मुकम्मल बजट पास नहीं हुआ। चीनी की कीमत अभी मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में आने से रास्ते में सुन रहा था कि यूटिलिटी स्टोर ने, जो एक सरकारी इदारा है, यूटिलिटी स्टोर में आज 20% कीमतों में इजाफा हो गया। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पार्टी है। अब ये मौज़ूआत हैं अवाम के जो मीडिया के पर भी दिखाई नहीं देते, हमारी सियासत में भी नहीं और हमारे ईवानों में भी नहीं। तो अवाम जिस तकलीफ़ और कर्ब और परेशानी से गुज़र रहे हैं उसका मदावा कोई सियासी जमात मैं समझता हूँ कि मुकम्मल, उसके लिए लीडरशिप को कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ये बड़े बड़े फार्म हाउसेज में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और वक्त और हालात के जबर में लंदन जाने से महरूम रह के यहाँ तहरीक चलाएंगे, तो इन्हें अवाम की सतह पे आना पड़ेगा। देखिए जो यहाँ बड़े सगीर में बड़ी तहरीकें चली हैं, तो नेहरू का भी 42 कमरों का घर था और जुल्फ़कार अली भुट्टो भी एक बड़े जागीरदार का बेटा था, लेकिन उनके कपड़े भी फटे, उन पर कातलाना हमला भी हुआ और गांधी ने भी फर्स्ट क्लास में सफ़र छोड़ दिया। तो अवाम की सतह पे तशरीफ़ लाइए, ये ब्रांडेड चीज़ों से, बड़े महलों से, बड़े घरों से निकल के एक जो गैप दिखाई दे रहा है, हमारी कोई सियासी जमात इस वक्त पॉपुलर नहीं है लीडर, और उसका आवाम से एक डिस्कनेक्ट है। आवाम की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात है, अगर आप एक कैमरा लेके इनसे पूछे कि आटा दाल का क्या कीमत है, तो ना मरियम नवाज को पता होगा, ना इमरान खान को पता होगा, ना बिलावल को पता होगा। हमारी चैनल की टीम रोजाना सुबह खड़ी होती है पार्लियामेंट के बाहर और ये सवाल तकरीबन रोजाना पूछा जाता है। लेकिन ये पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं, मौजूद है, मैंने एमपी, इनको पता है, क्योंकि ये अवाम में से हमारी जो क़यादत है उसका और अवाम का गैप बहुत कम है, उसे कंफर्ट जोन से निकलना होगा। और तीसरी मैं अवाम को भी ये बताऊँ, हमारी अवाम एलीट पर प्रेशर डालने में नाकाम है। यहाँ जितनी भी तहरीकें चली हैं बड़ी कम जेन्युइन है। मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पे ये देखता हूँ, वो कोई नादीदा कुव्वतों के इशारे से काजी हुसैन अहमद मरहूम लॉन्ग मार्च
इस्तीफा भी तब होता था जब असेंबली की बसात लपेटनी होती थी। सही। तो जेन्युइन मूवमेंट के लिए यहाँ ना एसोसिएशन है, ना कंज्यूमर राइट्स है, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज है, यानी कॉस्मेटिक और ऑप्टिक्स वाली सियासत है। तो अगर मैं पूछूं मरियम नवाज साहिबा से, बिलावल साहब से, आपका पार्टी सेक्रेटेरिएट किधर है, किधर आपके ओहदेदार बैठते हैं? तो वो उनका आईफोन ही पार्टी की मरकज है, सोशल मीडिया टीम पिछली गाड़ी में है, और कहीं दफ्तर मौजूद ही पे चल रही नहीं, और 2-4 खुशामदी साथ हैं, वही पार्टी है। तो क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। वाह, आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर निसार अहमद चीमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली। डॉक्टर साहब, APSC हुई, आपकी जमात की उसमें भरपूर नुमाइंदगी थी, मोहतरमा मरियम नवाज भी मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और दीगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर काबरीन भी वहाँ मौजूद थे। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया APC ने, और आवाम के लिए क्या लाहे अमल है जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहें? देखिए रज़ा साहब, मैं समझता हूँ कि मलिक साहब कि अवामी मुश्किलात के हवाले से मलिक साहब का जो तज्ज़िया है उसमें बड़ी गहराई भी है और हकीकत पसंदी भी है। जी देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो अवाम बिल्कुल पिस के रह गए हैं। महंगाई जो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है, उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। देखें, पिछले 10 महीने में अगर आप गौर फरमाएँ, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, और बाज़ चीज़ों की तो कई की गुना बढ़ी है। जी, देखें गैस की कीमत कितनी बढ़ी, बिजली की कीमत कितनी बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बार बार बढ़ रही है। जी। अब अंदाज़ा करें कि कल एक दिन में हमारी मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक दिन में अपने रुपए की कदर जो है उसमें 6.5 रुपये की कमी हुई है। अंदाज़ा कर लें, और बैठे बिठाए अंदाज़ा कर लें कि कितने, यानी ये कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा हमारा बैठे बिठाए बढ़ गया। अंदाज़ा कर लें कि ये जो है, यानी ये इतना बड़ा जुल्म से हर चीज़ की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। जी। अंदाज़ा फरमा रहे हैं कि ये पहले ही अवाम की इन्होंने चीखें निकाल दी थी, पता नहीं अब जान भी निकालना चाहते हैं। कोई समझ में नहीं आता कि अवाम का वाकई सब्र का पैमाना लबरेज़ होगा। और मलिक साहब सही कहते हैं कि अवाम तो पूरी कौम सरापा एहतजाज और बाहर निकलने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है कि APC का मकसद भी ये था हमारे सारे कायदीन का कि हमने ये अवाम के साथ एक जैसे होता है कि एक यकजहती का इजहार करना है, अवाम के मसाइल को सामने लेके आना है, अवाम के मसाइल के लिए हमने आगे बढ़ना है। हमने इसको बेस नहीं बनाया किसी ने, ना असेंबली के अंदर ना बाहर, कि जी ये केसेस ख़त्म करें, यानी ये हमारा कोई तरजीह अव्वल नहीं है। तरजीह अव्वल क्या है कि महंगाई का ख़ात्मा होना चाहिए। आप ये आज भी मैं आपको बताऊं कि अगर ये गवर्नमेंट कहे कि हम इसको उस सतह पे ले आते हैं कीमतें, डॉलर को उसके बेजार है कि इनके लिए नामुमकिन है, लेकिन अगर ये इनमें सलाहियत होती, अहलियत होती, कमिटमेंट होती तो ये डॉलर की कीमत इतनी बढ़ ही नहीं सकती थी। ये तो इनकी नायली है, बद इंतज़ामी है। देखें, और ये जो कहते थे कि आर्टिफिशली इन्होंने रखा हुआ है, सुपरफिशली रखा हुआ है, देखिए ये भी करके दिखाते। हमने तो अपने दौर में ना गैस की कीमत बढ़ाई, ना बिजली की, पेट्रोल की स्टेबल थी कीमत, डॉलर स्टेबल था, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। इन्होंने अपनी नायली और बदइंतज़ामी की वजह से उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो अब यह है कि हमारी क़यादत ज़ाहिर है कि अब बेहस तो नहीं हो सकती, बेहिसी का मुजाहरा तो नहीं कर सकती कि अवाम जो है बिल्कुल पिस के रह जाए, उनका जीना दोबर हो जाए। तो इस्तीफों के हवाले से मुश्तरका कोई लाहे अमल बना? जी बिल्कुल, ये अवामी राब्ता मुहिम जो है ये इसी के लिए है। और ये जो है 25 जुलाई का जो दिन उन्होंने मुंतखब किया कि ये जो है इस तरह के हुक्मरान जो मुसल्लत कर दिए गए 25 जुलाई को जो इंतखाब हुआ उसमें, तो एक सिंबॉलिक भी है कि उसी दिन से हम इब्तिदा करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम है, अवाम पहले तैयार है, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है महंगाई के हाथों, इनके जुल्म के हाथों, इनकी ज़्यादती के हाथों, इस वजह से। वरना ये सच्ची बात है, मैं इत्फाक करता हूँ कि उनके अवाम के लिए ये मसला नहीं है कोई ये कि सिस्टम किस तरह का हो, मुल्क का जो ये निज़ाम किस तरह का हो। उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त महंगाई है, सबसे बड़ा मसला जिसने उनका जीना दोबर कर दिया है। और ये मैं आपको बताऊं रज़ा साहब के गरीब आदमी तो क्या, एक मतवस्त तबके का आदमी जो है ना, उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं है। वो गुर्बत की तरफ जा रहा है, जो मुतवस्सित तबका है वो गुर्बत की तरफ जा रहा है और बहुत तेजी के साथ जा रहा है। और ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से पूरी कौम सरापा एहतजाज और हम अवाम के साथ है।
अवाम के नुमाइंदे हैं और हम अवाम के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब एक इसमें एक नुक्ता है, वो कहा ही जा रहा है आपकी मुश्तरका तौर पर अपोजिशन की तरफ से आवाज़ आती है, कभी पीपल्स पार्टी या नून या और कोई जमात, कि जनाब हम तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काम करने देंगे, ये खुद ही अपनी गलतियों के बोझ तले जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बात ठीक है, एक सियासी स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें पॉइंट ये आता है कि इसमें एक अवाम की तरफ एहसास लाताल्लुक़ी और एक एहसास बेहिसी का भी तो इसमें एक उनसर आता है ना, कि अवाम अगर पिस रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो उसमें अपोजिशन की जमातें जो हैं वो ऐसे हाथ बांध के बैठी हुई हैं और तमाशा देख रही हैं। नहीं, हाथ बांध के रसाब नहीं बैठना हमने। हम ये कि इसका मतलब ये है कि अपने बोझ तले दबने का मतलब ये है कि ये 10 महीने से अवाम जिस तरह यानी सरापा, देखिए इनके अपने वोटर सपोर्टर इनको बुरा भला कह रहे हैं। मैं अपने हल्के में जाता हूँ, दुरुस्त है बात, और ये सच्ची बात है कि जिन्होंने इनको वोट दिए भी, ज़ाहिर है जितने इनको वोट मिले उससे ज़्यादा इनको सीटें मिल गई, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन जिन्होंने इनको वोट दिए वो भी इनको बुरा भला कह रहे हैं, वो भी अब तौबा कर रहे हैं, वो भी पनाह मांग रहे हैं नए पाकिस्तान से, वो भी जोलियां उठा उठा के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस नए पाकिस्तान से बचाओ और हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दे। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी, रुकन कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर साहब, आप कराची से ताल्लुक़ है, कराची के अपने एक डायनामिक्स हैं, मुल्क की मईशत में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस खत्ते का, सिंध का अमूमी तौर पर और कराची का खसूसी तौर पर। कराची के जो मसाइल हैं, 3 जमातें हैं जो बड़ी, तीनों के पास मैंडेट है, लेकिन कराची का जो डिलेमा है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी बेहतरी नहीं आ रही। आज खबर आई कि जो K4 मंसूबा है उसके अंदर भी बड़े पैमाने पर वेस्टेड इंटरेस्ट है जो काम कर रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसकी जो डिलेज होते जा रहे हैं उसके अंदर, वो भी नाकाबिल फ़हम है। इस सारी सूरत हाल में अवाम को क्या बहैसियत अपोजिशन जमात सिर्फ ये कह के मुतमईन किया जा सकता है कि जनाब आपने तो तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो अब आप भुगतें? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची 70% से ज़ायद रेवेन्यू देने वाला शहर है, और आज और कल का जो दिन था वो हमारे अपोजिशन कट मोशंस जमा कराती है, जिसके अंदर मैंने पर्सनली ख़ुद कराची के हवाले से, K4 के हवाले से भी मेरा था, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से भी मेरा कट मोशंस था, कराची के फ़ंड्स के हवाले से जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 160 बिलियंस का अनाउंस किया था, और अभी बजट के अंदर 12.3% उन्होंने रखा, और वो भी पता नहीं देते हैं या नहीं। तो मकसद ये कि इतना बड़ा अनाउंस करके आया अभी 30 मार्च को, और आपने बजट में क्या रखा, तो वो तो मैं समझती हूँ आटे में नमक के बराबर है। कराची के मसाइल, कराची एक मिनी पाकिस्तान है, और कराची के अंदर तमाम कौमें आबाद हैं, और कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, वहाँ के मसाइल भी उसी तरह है, उसको उसी तरीके से फ़ंड भी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो फ़ंड्स देने की बात छोड़ें, K4 प्रोजेक्ट के लिए कोई ऐसा पैसा नहीं रखा। मैंने नादन बाईपास के लिए कहा कि वो जो KP हमारा पोर्ट ट्रस्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट से मिलाने वाला है, और वो रूट, उसके लिए डबल रूट नहीं बना, और आज तक जो है वहाँ पे लातादाद एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने उसको भी अनअप्रूव स्कीम में डाल दिया, कोई फंड एलोकेट नहीं किया। यानी जितने भी कराची के प्रोजेक्ट थे, जितनी इनकी बातें थी, इनके मेंबर्स वहाँ से, इनको तो भरपूर तौर पर कराची की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था। कराची आपको पता है समंदर किनारे आबाद है, कराची बढ़ते बढ़ते खुद एक बड़ा शहर बन गया। कराची एक छोटा शहर था, ऑस्ट्रेलिया के बराबर आबादी है कराची की। और कराची के जो मसाइल हैं, कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी है, क्योंकि कराची को एक कैंचर झील से पानी मिलता या हब डैम से मिल जाता अगर बारिश हो जाती। कराची के अंदर इन्हें तो बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स और दीगर जो वादे थे वो सब हवा में चले गए। कराची का कोई ऐसी चीज़ नहीं काबिल जिक्र जिस पे, और आज जब हमने कट मोशंस किए तो कल वही PTI हमारे साथ अपोजिशन में बैठती थी, और वो कहते थे कि जी ये जब क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, उस पर वो वॉकआउट कर देते थे। आज उन्होंने सबको रिजेक्ट किया, ये नहीं देखा कि कहाँ क्या नीड है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा देते हैं, आप ऐवान सदर का बजट बढ़ा देते हैं, और उसको तो तकरीर भी करते हैं कि जी हमने नहीं बढ़ाया, हम तो सादगी से रह रहे हैं। लेकिन जो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से बजट के जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो तो झूठ नहीं बोलते, वो सब हकीकत बता रहे हैं। वो हुकूमत जो आवाम से वादे करके आई थी, जिसने जितने भी वादे किए थे, जितने भी बातें की थी, आवाम ने तो अगर कुछ वोट दिए तो इसलिए दिए थे कि शायद तब्दीली आ जाए, शायद 48 रुपीज़ पर लीटर जो है पेट्रोल आ जाए, शायद हम एमनेस्टी स्कीम ना दें, शायद हम वो चीज़ें जो पुरानी हुकूमतें करती थी, हम कशकोल भी तोड़ देंगे। जब ये आए थे उन्होंने गायें, भैंसें, कारें सब बेची, और आपने देखा कि क्या दुनिया भर के अंदर एक मजाक उड़ाया गया। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस को 3 करोड़ रुपए
का सिर्फ इफ्तिताई प्रोग्राम रखा, उसको एक जंबिश कलम उसको बंद कर दिया गया। तो ये मुल्क तजुर्बात के लिए नहीं, आपने बातें बहुत की, आपने कंटेनर पे खड़े हो, आज भी आप कंटेनर पे खड़े हैं, आज भी आप अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं, आप अपोजिशन को बदतरीन अल्फाज से नवाज रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय भी खत्म है, आप पार्लियामेंट में भी बात नहीं कर सकते। आप सोचें कि सिलेक्टेड कोई ऐसा वर्ड नहीं जो गैर पार्लिमानी हो, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। यानी इसका मतलब है कि हम कोई बात नहीं कर सकते, अपोजिशन कोई, वो लोग जो चोर डाकू ना जाने क्या क्या अल्फाज इसी डी चौक पर और पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंट को जो अलकाबात नवाजते थे, आज उनसे वर्ड सिलेक्टेड नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मुझे तो वो महाराजा रंजीत सिंह का वो उनकी एक आंख नहीं थी, तो उनको अक्सर कुछ लोग जो हैं वो एक वर्ड से नवाजते थे, तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी थी। मैं लेकिन आज कहते थे नहीं, वो उनको काना कहते अच्छा। थे। तो आज तो आप सोचें कि तो फिर सिलेक्टेड पे पाबंदी इसीलिए लगाएगी कि वो सिलेक्टेड है, मैं समझती हूँ, और क्या वजह है कि यानी टू डिफरेंट रूल्स वाली बात हो गई कि जब आप हुकूमत में थे और वो अपोजिशन में कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा, उनके लिए फ्री फॉर ऑल था, अब वो हुकूमत में हैं तो अब वो सेलेक्टिव हो गए हैं। सेलेक्टेड अगर नहीं भी हैं तो सेलेक्टिव जरूर हो गए हैं कि किस किस्म का रवैया और कहते हैं कॉल ऑफ फेल में तजाद के। कल आपने बड़े बड़े वादे किए, आपने झूठ बोला, आपने कहा बिलियन ऑफ रुपीस रोजाना की करप्शन होती है, अरबों रुपए की। आज वो अरबों रुपए की करप्शन भी रुक गई। अगर 12 अरब रुपए की रोज करप्शन हो रही थी वो रुक गई, तो अब 10 महीने के अंदर आपकी वो करप्शन, आपने तमाम अपोजिशन को जो है जेलों में भी भेज दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब वो अपोजिशन लीडर्स को तो भेज दिया ना, अपोजिशन लीडर को भेज दिया, भी आप हम सबको भी भेज दें। लेकिन बात ये कि झूठ झूठ होता है, मुकाफाते अमल है। आज जो कहते थे कि 1 रुपए अगर बढ़ जाए तो वो हुकूमत नाअहल होती है, चोर होती है, उसका सरबरा चोर होता है, प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। आज आप बता दें कि डॉलर कहाँ चला गया। आज हमने पूछा, कल भी प्राइम मिनिस्टर से पूछा है कि जनाब कोई तो जवाब दे दे, असद उमर जवाब दे दें, क्या हालत हो रही है, इजलास चल रहा है, ठीक है, और उसके दौरान डॉलर के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मलिक साहब। पाकिस्तान के अवाम के पास चॉइस 5 साल में एक दफ़ा आती है, उस वक्त के जब इलेक्शन में वोट डालने का वक्त आता है, उस वक्त वो बयानियों की मदद से, पॉलिटिकल मोटिवेशंस की मदद से, ज़मीनी हक़ाइक़ जो उनके अपने हलकों के होते हैं वो वोट दे देते हैं। उसके बाद 5 साल तक उनको परहैप्स कोई इख्तियार नहीं होता, सवाल पूछने का भी नहीं होता, क्योंकि वो असम्बली का काम है। अब 1 साल मुकम्मल होने को आ रहा है, सूरत हाल अच्छी नहीं हो रही, मईशत का पहिया रुक रहा है, और उसकी वजूहात पे हम रोज़ाना ही बात करते हैं, तो उसकी वजूहात पे तो हम बात नहीं करेंगे। आगे फोरसीएबल फ्यूचर क्या है पाकिस्तान की मईशत का, फोरसीएबल फ्यूचर क्या है पार्लियामेंट का, और फोरसीएबल फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का। एक दानिश्वर की हैसियत से सवाल पूछा आपसे। मैं ये एक तो ये है कि अनगवर्नेबल तो हो रहा है, लेकिन एलीट को जिस तरह अपनी बेल्ट टाइट करनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो फिगर्स है इकोनॉमिक्स, अभी भी वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में रह रही। जो अमीर अशराफी है उसकी जो लाइफ स्टाइल है, हाँ, वो हमारे मुक्तदर हल्के। अच्छा, मैं कता कलामी करके एक सवाल में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहूँगा। एमनेस्टी स्कीम चल रही है, आपकी बात से जुड़ी हुई है ये चीज़। एमनेस्टी स्कीम की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये लिखा है कि पिछले 10 साल के दौरान पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो भी लोग थे, चाहे वो सरकारी मुलाजमतों के हवाले से रहे हों या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से रहे हों, वो एमनेस्टी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। यानी ये उसका पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि 30 जून के बाद की घंटी रोज़ाना बजती है कि 30 जून के बाद शायद लोगों के घरों में छापे पड़ जाएंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा सवाल जो मुझे समझ में नहीं आता, इसका भी जवाब आप तीनों से मुझे चाहिए होगा, वो ये कि वो लोग जो इस स्कीम में हिस्सा लेने के क्वालिफायर ही नहीं हैं, उनके ऊपर कब क्रैकडाउन होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके ऊपर कोई घंटी क्यों नहीं बज रही, या उनके ऊपर पहले क्रैकडाउन क्यों नहीं हो गया जो क्वालिफाई ही नहीं करते इस एमनेस्टी स्कीम। ये दुरुस्त आपकी बात है। उसमें भी ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जी, उनके जो एसेट्स हैं उनके नाम हैं ही नहीं, तो जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं वो इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं, तो उनको कोई थ्रेट भी नहीं है, उनको कोई थ्रेट भी नहीं है। और वो जो ब्यूरोक्रेट है वो भी ये कहते हैं कि मैंने ये बॉन्ड लिया है, मैंने ये लिया, वो लिया,
दूसरा उनकी जो जस्टिफाइबल इनकम है कि जो उनको सरकारी प्लाट करोड़ों के, आज भी हम एक जज को, जर्नैल को, ब्यूरोक्रेट को हम करोड़ों रुपए के प्लाट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मेरा सवाल है कि जो कौम इतनी मकरूज़ है, हमें करोड़ों रुपए के ये प्लाट उन्हें देने चाहिए। दूसरा, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो जो शौकत अजीज़ साहब के वक्त MP1 स्केल था, इमरान खान साहब को ऑस्टेरिटी मेजर्स में जो ग्रेड सिस्टम है 17 से 22, वो एक रखना चाहिए। इस वक्त 3-4 पे स्ट्रक्चर चल रहे हैं, MP1, MP2, MP3 और स्पेशल पे पैकेजेस। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं, जो यहाँ इदारों के सरबराह हैं वो 7 से 10, 12 और 15 लाख तक ले रहे हैं, 22 लाख भी ले रहे हैं, 22 लाख रुपए महीना भी ले रहे हैं। तो क्या जो इनसे पहले लोग थे जो कौमी जज्बे से जिन्होंने खिदमत की, रिटायर हो गए 20-21 ग्रेड में, तो क्या वो ईमानदारी से नौकरी नहीं कर रहे थे? तो आप ये सारे अबॉलिश कर दें, प्लाट कल्चर इस मुल्क में ख़त्म कर दें, एक सतह पे ले आए, तो ये भी ऑस्टेरिटी। दूसरा जो आपका सवाल है कि ये जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जागीरदारी निज़ाम नहीं ख़त्म करेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट 1 स्क्वायर फुट ज़मीन भी किसी को लीज नहीं कर सकता, ऑक्शन करता है। हमारा सदर या वज़ीर आज़म कर्ज़े माफ़ करने का, इस इजरा करने का, हज़ारों एकड़ लीज देने का, वो लीगली एंटाइटल्ड सवाबदीदी इख्तियारात जिनको कहा जाता है। आज की अखबार में उमर चीमा साहब की खबर है कि हमने जरदारी साहब को तो अरेस्ट किया है, लेकिन उन्हीं के मोहल्ले में एक साबिक चेयरमैन नैब है जिन्होंने एक स्कूल के ग्रीन एरिया पे कब्जा किया हुआ है, और CDA ने भी उस अमल को गैर कानूनी करार दिया, और CDA उसके सामने बेबस है। तो जो रूल ऑफ लॉ की डिबेट है, वो जब तक एक 10 लोग जो बराबर हैं जुर्म जिन पे साबित है, उनमें से 2-3 का सिलेक्टिव एहतसाब होगा, तो वो एहतसाब नहीं इंतकाम कहलाएगा। तीसरा, हमारी आबादी भी बहुत बड़ा एक टाइम बम है कि हम तुर्की को अगर आप कंपेयर करें, तुर्की जितना हमारा रकबा है, आबादी निसफ है, तो इसके साथ मैच करना। और तीसरा जो है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, वसाइल की मुनसफाना तकसीम नहीं। बजट के अंदर जब हम 2% हेल्थ और एजुकेशन लिख रहे हैं, अभी ब्रेक के दौरान चीबा साहब हमारे पिंडी के एक हॉस्पिटल के MS रहे हैं जी, और उस वक्त से लेके आज तक जब मैं स्टूडेंट था कोई नया अस्पताल नहीं बना जी। तहरीके इंसाफ ये कहती रही कि इस्लामाबाद में मेट्रो बन रही। क्या आपने इस बजट में इस्लामाबाद के बाइप को जो सड़क की तोसी हो रही थी उसके लिए पैसे रखे? लाखों लोग जो इस्लामाबाद अंडर होते, क्या आपने किसी अस्पताल के लिए पैसे रखे, किसी नई यूनिवर्सिटी के लिए रखे? अब भी जो हमारा सेमेस्टर सबसे बड़ी मुझे एक ऐसे उस्ताद जो परेशानी है वो ये है कि यूनिवर्सिटियों को कहा गया आप फीसें और बढ़ाएं जी, क्योंकि HEC के जो हाथ ही उठा लिया। तो गैर तरक्याती बजट, हमारे बजट में जो गैर तरक्याती बजट के लिए मुख्तस पैसा है वो क्यों कम नहीं होता? वो कोई भी बजट हो, एक अगर जो बर्ग गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, बर्ग गिरती है तो हेल्थ और एजुकेशन में और तरक्याती बजट पे। तो जिस कौम की ये तरजीहात हो तो उसको खाली ये रियासत मदीना और हज़रत उमर दौर के किस्से सुनाए जाए, तो हज़रत उमर के दौर में सेहत, तालीम और बैतुल माल पे कट तो नहीं लगता था। तो इसके साथ भी हमें सोचना होगा कि हमारी तरजीहात क्या है। जिस कौम के लोग तालीम से महरूम हो, सेहत से महरूम हो, पीने का साफ पानी ना हो, ना उसका दिफा मजबूत हो सकता है, ना वो बावकार कौम हो सकती है। तो वसाइल हैं, वसाइल की दुरुस्त तकसीम नहीं, वसाइल अशराफिया ने हाथ में रखे हुए हैं, और वो जिन लोगों को वो वसाइल चाहिए उनके ऊपर वो काबिज दें। सही। डॉक्टर निसार अहमद चीमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली। आप अशराफिया में आपका क्योंकि शुमार नहीं होता तो इसलिए मैं आपको उस तरह पिन पॉइंट करके आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन ये मुझे इजाज़त दीजिए पूछने की कि आप सर पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, आप क्वालिफाई नहीं करते, आपसे मुराद वो तमाम लोग जो क्वालिफाई नहीं करते एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने के, तो आपके असासाजात या आपकी जो बेनामी मुबैना मुमकिन प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कब, कौन और कैसे हाथ डालेगा, ये हमारे नाज़रीन को आप खुद ही बताइए। वैसे अल्लाह करे कोई ऐसा बेनामी काउंटर एसेट्स हमारे भी होते हैं जी। वैसे सर मैं आपको बताऊं कि बड़ा एक गलत परसेप्शन है पार्लियामेंटेरियंस का। पुराने वो जो बड़े बड़े जागीरदार या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो उनको छोड़ दें, एक आम लोग, आम मतवस्त तबके के लोग जो आते हैं पार्लियामेंट में, वो देखें। सच्ची बात यह है कि अगर जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे थे P1, P2 और ये एक स्पेशल वो पे पैकेज इनको मिलते हैं, आप उनसे कंपेयर करें
जजों के जो मुराद हैं उनकी तनख्वाहें, जी। उनकी मुराद, उनकी पेंशन्स, जी जर्नैलों की देखें उनके मुराद जी। ख़ास तौर पे, और इसी तरह सीनियर जो ब्यूरोक्रेट हैं, कोई मुकाबला नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस उनके सामने, पार्लियामेंटेरियंस बेचारे जो हैं कोई मिडिल क्लास में भी नहीं आते सही है जी। उनका सच्ची बात ये है कि हमारी बहन डॉक्टर शाहिदा रवानी बैठी हैं, आप इनसे पूछें कि सच्ची बात ये है कि इस तनख्वाह में ये है कि ये गुजारा को आसान नहीं है। मेरा ख्याल है 1,80,000 रुपए के लगभग आप लोगों का बनता है। टोटल जो तनख्वाह है। और दूसरी बात ये है कि ये आप अंदाज़ा करें ना कि ये जिनके स्पेशल पे पैकेज है, एक जर्नैल की, एक जज की खास तौर पे, सुप्रीम लेकिन कोर्ट, हाई सर कोर्ट कथा के कलामी की माजरत, 1,80,000 तनख्वाह वाला तो मेहरान कार भी नहीं खरीद सकता, लेकिन आप लोग तो V8 से नीचे घूम नहीं रहे होते। नहीं कौन भी हमारे है पास गाड़ियाँ भी वो लोग देखें, वो लोग जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, इंडस्ट्रियलिज्म, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आम जो लोग आते हैं, देखें बात ये है कि कोई वाकई ये कि इस तरह की जो है ना डिस्पैरिटी ये नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई मुनसिफाना सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो भी मलिक साहब ने फरमाया, बाकी वो जो है वो यकीनन इनको ये तो मैं नहीं कह सकता कि इनके नॉलेज में नहीं है, मेरा ख्याल है कि नज़रअंदाज कर गए, या ये है कि याद नहीं रहा कि पिंडी में, मैं खुद भी रहा जी, लेकिन पिंडी में देखें मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने अस्पताल बने पूरे पंजाब में, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नया बना। मैंने इस बजट की बात की कि इस्लामाबाद में या कोई मुख्तस नहीं की गई। जी, पिछले 5 साल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है ये 5-10 साल में यानी बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट। पंजाब में मैं तो DG हेल्थ रहा पंजाब का जी। मुझे पता है कि कितने नए अस्पताल बने, कितने स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे बने, कितनी नई लेबॉर्टरीज बनी, कितना ये है कि टीचिंग अस्पतालों में सिर्फ नहीं, DHQ THQ अस्पतालों में, बल्कि बेसिक यूनिट, रूरल सेंटर्स, देहाती अस्पतालों में आला तरीन क्वालिटी की मेडिसिन खरीद कर फरावानी से फराम की गई गरीब मरीजों के लिए। तो वो उसमें तो अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव लिए गए शहबाज शरीफ के दौर में। अच्छा, दूसरा मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ रज़ा साहब कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना सिलेक्टेड, जिस पे पाबंदी लगी, आई एम श्योर कि ये स्पीकर साहब हमारे बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े नोबल आदमी हैं, वो उन्होंने खुद आज़ादाना फ़ैसला करना होता तो ऐसा ना करते। उन पर यकीन प्रेशर होगा गवर्नमेंट का जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। लेकिन मैं वैसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिलेक्टेड का लफ्ज़ अगर इतना नापसंदीदा है तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द तो सारे ही सिलेक्टेड जमा कर लिए इलेक्टेड की बजाय। देखिए आप अंदाज़ा कर लें कि स्टेट बैंक का गवर्नर सिलेक्टेड, इलेक्टेड उनको नहीं, जो ये FBR के चेयरमैन सिलेक्टेड, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सिलेक्टेड के हवाले कर दी, इलेक्टेड को हटा के सिलेक्टेड को क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री सिलेक्टेड के हवाले कर दी, बेशुमार सिलेक्टेड उनके इर्द गिर्द है। सिलेक्टेड अगर इतना ही नापसंदीदा है, वक्त में गुंजाइश सिलेक्टेड से बहुत कम रह गई है। मैं डॉक्टर शाहिदा की तरफ आऊंगा क्विकली। डॉक्टर साहिबा, आपका एहतसाब कैसे होगा? आप तो एमनेस्टी स्कीम को क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, तो आपके जो बेनामी जायदाद है वो कैसे रेस्क्यू होगी? हम तो आएंगे पीछे और हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, आप कैसे बचेंगी? सब मैं तो कहती हूँ बस तो शौक आए, क्योंकि हमारी जो सैलरीज है और जो हमारे अखराजात हैं वो, क्योंकि एक घर हमें यहाँ रहते हैं लॉजिस में, और फिर हमें किराया, क्योंकि सिंगल पेरेंट होने के लिहाज से मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता है, सारा टाइम हमें पॉलिटिक्स को देना होता है। यू बिलीव मी कि अब हमारा गुजारा जो है नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ा दी गई हैं। यहाँ आते हैं तो गाड़ियाँ नहीं है, आप कह रहे हैं ना गाड़ी, हमारे पास ना V8 है ना करोला है। हम तो आपके अगर प्रोड्यूसर भी बुलाते तो उनसे कहते हैं जी गाड़ी भेज दें ताकि पिक एंड ड्रॉप हो जाए। तो हर एक ठीक है, ये हकीकत हाल है और बिल्कुल हम इसको एंडोर्स करते हैं। हमारा पैनल रजा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंटेरियन जब डिक्लेयर करते हैं मतलब नॉमिनेशन पेपर, तो उसमें जो चीज़ मिस होगी, इवन अकामा पे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। तो अगर कोई ऐसी बेनामी जायदाद है जी, तो वो तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इससे अच्छा तो एहतसाब किसी की शोबे का नहीं। एक चीज़ ऐड करूँगी कि देखिए इस वक्त जितने भी फेडरल मुलाजमीन हैं, जो भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, वो 60% टैक्स देते हैं। जो हम कहते हैं ना कि सब चोर हैं, चोर नहीं है, सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो फाइलर सिस्टम है उनको उसमें लाया नहीं जाता। इसमें सारी जो गलती है मैं समझती हूँ FBR की, उनके अगर रिटर्न्स फाइल करें उनको, तो हमारी तादाद भी फाइल करना जरूरी है। नाज़रीन, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर मुकम्मल करना होगा। एमनेस्टी
स्कीम 30 तारीख इसकी डेडलाइन है, जैसे ही मुकम्मल होती है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि इस एमनेस्टी प्रोग्राम ने पाकिस्तान की मईशत में क्या हिस्सा डाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इख्तिताम हफ्ता के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। जी पाकिस्तान के लिए।